चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं फंक्शन। कैलकुलस बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मैथ्स के लिए। जब आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं बड़ा इम्पोर्टेंट है। फंक्शन आप करोड़ों बार सुनने वाले हैं, करोड़ों बार आपके सामने फंक्शन वर्ड आने वाला है। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। बड़ा 33 से भी ज़्यादा परसेंटेज जो है वो अपना कैलकुलस का है, तो उसका जो बेसिक पार्ट है वो फंक्शन है। तो आज हम फंक्शंस के साथ शुरुआत करेंगे। कहीं ना कहीं आपने सेट के बारे में सुना होगा कि सेट क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेट क्या है तो आप कैसे कहेंगे कि सेट क्या होता है? क्या कहेंगे आप सेट के बारे में? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। भाई अगर आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से डिफाइन करके लिखा, जैसे अगर मैंने कहा कि a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है दिस इज कॉल्ड सेट। ये बातें आपने सुनी हैं। सबसेट, अगर मैं कहता कि सबसेट क्या है तो आप कहते कि भाई एक ऐसा सेट विच कंटेन्स ऑल और सम एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड अ सबसेट। आपसे पूछा जाता नंबर ऑफ सबसेट कैसे बनाए जाते हैं तो आप उसे भी बता देते 2 की पावर n होता। तो ऐसी बातें आपने सुनी है। तो सेट में ही एक पर्टिकुलर चीज होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात करता तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो सेट है, एक A है दिस इज 1 2 3, मान लीजिए एक सेट B है दिस इज 3 4 5, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो A क्रॉस B नाम का एक ऐसा रिलेशन है जिसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास A ऐसा है दिस इज 1 2 3, मान लीजिए आपके पास ये है कोई B दिस इज 3 4 5, तो A और B का क्रॉस का मतलब ये है कि A के हर एलिमेंट को B के हर एलिमेंट के साथ लिखना। A के हर एलिमेंट को माने 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, 1 को 5 के साथ, ऐसे ही 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ, सिमिलरली 3 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ, 3 को 5 के साथ। तो हर एलिमेंट को सेट A के सेट B के हर एलिमेंट के साथ लिखना, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर इसे हम सेट नोटेशन में लिखते तो A क्रॉस B ऐसे लिखा जाता। माने पहला एलिमेंट कहाँ से लिया जाए A से और दूसरा एलिमेंट कहाँ से लिया जाए B। तो आप लिख रहे होते कि भाई हमारे पास एक 1,3 है, एक 1,4, एक 1,5, फिर उसके बाद आप लिखते ऐसे ही 2, ऐसे लास्ट में आपके पास 3,5 तक, ऐसे 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स होते। इस तरह से लिखने को ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। दिस इज अ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर कहने का मतलब यह है कि आपका अगर A क्रॉस B लिया जा रहा है तो A क्रॉस B लेते समय पहला एलिमेंट आपका A से ही आना चाहिए, दूसरा एलिमेंट आपका B से ही आना चाहिए। एक बार जेईई में इसी बात के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि अनऑर्डर्ड पेयर कितने हैं। तो अगर अनऑर्डर्ड या ऑर्डर्ड की बात हो रही है तो 1 और 3 ऑर्डर्ड में और 3 और 1 दो अलग बातें हैं। लेकिन अगर अनऑर्डर्ड कहा तो 1 3 3 1 लेना सेम बात है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि A क्रॉस B ऑर्डर्ड पेयर है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स जो A और B के बीच में बनाए जा सकते थे उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। अगर इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते तो कहीं ना कहीं आपने शायद रिलेशन के बारे में सुना होगा कि रिलेशन क्या है। इन सब बातों के बारे में हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें बेसिकली फंक्शन पर आना है। रिलेशन बेसिकली क्या है? अगर मान लीजिए हमने सेट A और B के बीच में कोई एक रिलेशन अपनी तरफ से डिफाइन करा होता। अगर मैंने लिखा होता कि A इज रिलेटेड टू B वेयर A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, और मैंने कहा होता कि जो एलिमेंट है ऑफ सेट A इज स्क्वायर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B है। तो इस तरह के रिलेशन बनाना, माने सेट A और B के बीच में जो भी हम रिलेशन बना रहे हैं उसके एलिमेंट के साथ, वो एक रिलेशन है। इन्हीं दोनों चीज़ों को लेकर थोड़ा सा और अच्छा किया जाए तो फंक्शन के बारे में बात की जाती है। ये एक बेसिक चीज़ थी, बेसिक आइडिया था कि हम कैसे फंक्शन तक आ सकते हैं। एक सेट नोटेशन है तो सीधे सीधे हम लोग फंक्शन पर आते हैं, फंक्शन के बारे में बात करना शुरू करते हैं कि बेसिकली फंक्शन क्या है। चलिए तो फंक्शन के बारे में बात करते हैं। फंक्शन बेसिकली क्या है? अगर फंक्शन को हमने पहले उसके डिफाइन करा होता कि फंक्शन क्या है तो आप लिख सकते हैं फंक्शन के बारे में, लिखें आप लोग कि अ फंक्शन is a rule, a manner, or a correspondence, or a mapping. A function is a rule, a manner, a correspondence, or a mapping defined from
set A to set B defined from set A to set B such that each and every element of set A has a unique image in set B। बेसिकली फंक्शन क्या है? फंक्शन एक इस तरह का रूल या एक मैनर या एक कॉरस्पॉन्डेंस या एक मैपिंग है जो किसी एक सेट ए से सेट बी में इस तरह से डिफाइन किया गया है कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के अंदर एक यूनिक इमेज को कैरी कर रहा हो। देखो इस बात को कैसे आराम से समझा जा सकता है। मैं कुछ एक अगर मैपिंग्स बनाता, जैसे अगर मान लीजिए मैंने एक मैपिंग ऐसा बनाया होता कि ये सेट ए है एंड दिस इज सेट बी, यहाँ 1 2 3 दिस इज 4 5 6 ऐसे लिखा है, ये इसके साथ रिलेट है, ये इसके साथ है, 3 है ही नहीं। अगर मान लीजिए ऐसा होता दिस इज ए दिस इज बी, इस तरह का कोई मैंने एक मैपिंग बनाया होता कि ये ए है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, 1 को मैंने 4 के साथ करा, 5 के साथ करा, इसके साथ करा, इसको भी इसके साथ करा। अगर मैंने एक मैपिंग ऐसा बनाया होता कि ये है सेट ए और ये है सेट बी, दिस इज ए दिस इज बी, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, तो अगर मान लीजिए ऐसा होता कि ये 1 इसके साथ है, 2 भी सी के साथ है, 3 इसके साथ है, या मान लीजिए मैंने एक मैपिंग ऐसा बनाया होता कि दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, कि दिस इज 1 2 3 दिस इज 4 5 6, तो ये इसके साथ रिलेट है, ये इसके साथ है और ये इसके साथ है। तो अगर इन सारी मैपिंग्स के साथ ये बात की जाती कि फंक्शन क्या है, तो फंक्शन की डेफिनेशन बेसिकली 2 पार्ट में है। पहला पार्ट क्या है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हर एलिमेंट, तो पहला पार्ट क्या है कि सेट ए का हर एलिमेंट यूज होना चाहिए। तो अगर यूज होना चाहिए तो यार ये तो अगर इसको 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 और उस सारी मैपिंग्स को देखते तो यहां तो सेट ए का 3 यूज ही नहीं हुआ। बात समझ आती है? 3 यूज ही नहीं हुआ तो इसने तो बेसिक कंडीशन जो पहली कंडीशन है उसी को फुलफिल नहीं करा, तो इसका मतलब ये तो फंक्शन हो ही नहीं सकता। अच्छा ये हो सकता है भाई 1 2 3 तीनों यूज हुआ, 1 2 3 तीनों यूज हुआ, 1 2 3 तीनों यूज हुआ, तो माइट बी दे माइट बी द फंक्शन। तो सेकंड पार्ट क्या है? सेट ए का हर एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज इन सेट बी। सेट बी के अंदर क्या होना चाहिए? एक यूनिक इमेज भी होना चाहिए। अब यूनिक इमेज का क्या मतलब है? ये तो हुआ ही नहीं क्योंकि 3 ही यूज नहीं हुआ। यहां पे 1 को 4 भी मिला, 5 भी मिला, तो यार ये यूनिक तो नहीं है। 1 के लिए तो 4 भी आया, 5 भी आया। अच्छा यहां तो इसका मतलब ये फंक्शन ना हुआ। अच्छा यहां पे 1 को 4, 2 को भी 4, पता नहीं ये यूनिक है या नहीं है। अच्छा यूनिक हो सकता है, पता नहीं। अच्छा इसके बारे में क्या है? 1 को 4, 2 को 5, 3 को 6, अच्छा ये यूनिक है। सेट ए का हर एलिमेंट यूज भी हुआ या नहीं हुआ? अच्छा और सेट बी के अंदर उसकी जो इमेज था वो हमेशा यूनिक हुआ। इसका मतलब ये फंक्शन हो सकता है या ये फंक्शन है। इस बात को थोड़ा सा रियल लाइफ से अटैच करते हैं। अगर मान लीजिए जो सेट ए है वो हमारा सेट ऑफ सन्स होता, बेटे होते, एंड सेट बी हमारा सेट ऑफ फादर्स होता, पिता होते। मैंने कहा आपसे कि कार्टीजन प्रोडक्ट, कार्टीजन के बाद रिलेशन, रिलेशन का ही एक अच्छा पार्ट क्या है? फंक्शन। एक ऐसा रिलेशन कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। तो अगर इसे सन बनाते और इस सेट को फादर लेते तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बेटा है, फादर है ही नहीं, है? अच्छा ये तो बड़ा अजीब हो जाएगा। अच्छा ये राम हैं, इसके 2 फादर हैं, इसका तो हाल बुरा हो जाएगा। 2 फादर तो माने क्या होने वाला है? हाँ? अच्छा यहाँ पर ये राम ये श्याम, इनके फादर सेम, क्या राम के लिए उसके फादर यूनिक है और श्याम के लिए भी उसके फादर यूनिक है या नहीं है यार? अच्छा ऐसे तो फादर्स होते हैं ना जिनके बेटे नहीं होते, बेटी भी तो होती हैं, है ना? अच्छा और ये बड़ा प्यारा सा रिलेशन है, एक फादर एक बेटा, एक फादर एक बेटा। तो बहुत आसान सी बात है, माने सेट बी में कोई खाली रहे तो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। पहली कंडीशन सेट बी के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के साथ यूनिकली अटैच होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन। ये एक फंक्शन है। तो इसका मतलब डेफिनेशन, हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए यूज होना चाहिए और सेट बी के साथ उसका एक यूनिक रिलेशन होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। सेट बी वाले एलिमेंट को इमेज कहा जाता है। फंक्शन बेसिकली, फंक्शन एक ऐसी मैपिंग है कि सेट ए से बी में हमने डिफाइन करा,
सेट ए का हर एलिमेंट यूज हुआ, सेट बी के साथ यूनिकली अटैच हुआ, दिस इज अ मैपिंग। इस बात को मैथमेटिकली अगर हमने लिखा होता तो मैथमेटिकली इस बात को लिखने का तरीका ये था, मैथमेटिकली अगर फंक्शन को डिफाइन करना होता तो फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका एफ ए से लेकर बी, एफ इज डिफाइंड, इसे ऐसे पढ़ा जाता है कि एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स। y एक फंक्शन है x का, तो लिखने का तरीका y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x है। ये बहुत सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात ऐसा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक x है, एक इनपुट है, अगर उसे हमने f नाम की मशीन में डाला होता तो हमारे पास जो आने वाला था वो एफ ऑफ एक्स आने वाला था। उस एफ ऑफ एक्स का ही नाम हमने वाई रखा है, या यूं कहा जाए ए था, अगर उसके ऊपर आपने एफ ऑपरेट करा तो जो आंसर आने वाला है वो एफ ऑफ ए है, एंड उसी का नाम हम बी रख सकते हैं, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ये फंक्शन की बेसिक मैथमेटिकल अपीयरेंस है कि फंक्शन को इस तरह से लिखा जाता है कि f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, तो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। आपने बड़े सारे फंक्शन देखे हैं, जैसे अगर मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू केवल x लिखा होता तो एक एलिमेंट x जो कि सेट a से आने वाला है, उसके ऊपर f ऑपरेट करा जाए। f एक ऑपरेशन है जो f के ऊपर ऑपरेट करा जा रहा है, ऑपरेट करने पर जो आउटपुट आता है दैट इज कॉल्ड b, वो हमारे पास b है, तो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। किसी फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है। इसके बारे में कुछ एक छोटे छोटे नोट्स लिखे जा सकते हैं, लिखें जैसे फर्स्ट वन लिखें फंक्शन के बारे में। फर्स्ट वन, f is a collection of ordered pairs. F is a collection of ordered pairs. बेसिकली है क्या कि आपने जब A से लेकर B में डिफाइन करा तो पहले एलिमेंट एक आने वाला है। माने अगर ऐसा फंक्शन था कि ये 1 2 था, ये 3 4 था, तो फंक्शन भी बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है कि F इज ऐसे लिखा जाए कि दिस इज 1, 3, 2, 4, इस तरह से ही लिखा जाए, तो ये हमारा फंक्शन है। तो फंक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। सेकंड वन, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने ए और बी के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया होता तो 1 3 1 4 भी आता, 2 3 2 4, सारे एलिमेंट 4 एलिमेंट आते, उन 4 में से 2 हमारे फंक्शन में आ रहे हैं। तो यूँ लिखा जा सकता है कि फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। फंक्शन बेसिकली क्या है, किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट है। अच्छा आप ये सोच के बता सकते हैं क्या कि कार्टेशियन प्रोडक्ट और फंक्शन कब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैरी कर रहे होंगे? सोच सकते हैं आप लोग ये बात कि कब फंक्शन के अंदर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर सेम एलिमेंट, क्योंकि कार्टेशियन में क्या होता है, हर एलिमेंट हर किसी के साथ आता है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि कब ऐसा होगा कि जितने एलिमेंट फंक्शन में हो उतने ही कार्टेशियन में हो, इक्वल एलिमेंट हो? तो कब हो सकता है ऐसा? ऐसा तब हो सकता है अगर मान लीजिए सेट बी के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है। तो अगर सेट बी के अंदर केवल एक एलिमेंट है तो यहाँ 1 2 3 अब कोई भी होने वाला है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएगा, तो यहाँ पे फिर फंक्शन और कार्टेशियन प्रोडक्ट को दोनों को क्या करा जा सकता है, बराबर किया जा सकता है। चलिए ठीक है, थर्ड वन लिखें, नोट नंबर 3, कि अगर a कोमा b बिलोंग्स टू एक फंक्शन है, एक ऑर्डर्ड पेयर अगर a कोमा b बिलोंग्स टू फंक्शन है, एंड a कोमा c ऑल्सो बिलोंग्स टू फंक्शन, तो इसका मतलब ये था कि b और c बराबर होने चाहिए। ये बहुत छोटी सी और बहुत आसान सी बात है कि अगर मान लीजिए किसी फंक्शन को a देने पर b आ रहा था और a ही देने पर c आ रहा था, तो हमने जो फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है कि एक एलिमेंट को यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए, तो इसका मतलब ये था कि b और c आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर ही होने चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें। चलिए लिखें इसे। चलिए नेक्स्ट इज, किसी भी फंक्शन के लिए जो बेसिक चीज़ है दैट इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज है। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, दीज आर द 3 बेसिक थिंग्स जिनके बारे में हम बड़े दिन बात करेंगे जब भी किसी फंक्शन की बात होती है। अगर मान लीजिए हमने एक फंक्शन डिफाइन करा f a से लेकर b में, तो किसी भी फंक्शन को जब a से b में डिफाइन किया जा रहा होता है तो सबसे पहले हम उसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखना शुरू करें डोमेन के बारे में। डोमेन के बारे में आप लिखना शुरू करें कि कलेक्शन
or set of the values for which a function is defined. Collection or set of values for which a function is defined. ऐसा set of values जिसके लिए function को define, देखो बड़ी आसान सी बात क्या है, जिन set के लिए function को define किया जाए, अगर मान लीजिए एक function मेरे पास f(x) = 1/x ऐसा होता, तो बड़ी आसान सी बात है, आप इस बात को सोच सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये था कि x क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो। यार इसके अलावा तो आप x को कुछ भी रखो, आप 1 रखो, 2 रखो, कुछ भी रखो, हर बार आंसर आएगा। तो वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होता है दैट इज़ कॉल्ड डोमेन। तो डोमेन लिखने का तरीका ये है कि x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 0, माने आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं लेकिन क्या नहीं लेंगे, 0 नहीं लेंगे। दिस इज कॉल्ड डोमेन। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास f(x) = 1/√(x - 2) होता, तो √(x - 2) पहली बात डिनोमिनेटर में 0 ना हो, दूसरी बात रूट के अंदर वाली चीज़ तो हमेशा कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो क्या यूँ कहा जा सकता था कि x - 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन 0 तो होना नहीं चाहिए, x - 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो क्या केवल ये लिखना काफ़ी होता कि x - 2 शुड बी ग्रेटर देन 0? तो इसका मतलब ये था कि x शुड बी ग्रेटर देन 2। तो अगर x 2 से बड़ा होना चाहिए तो यही वो डोमेन है जिसके लिए फंक्शन हमारा डिफाइन हुआ था, x बिलोंग्स टू 2 से लेकर इन्फिनिटी। तो ये वो x की वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हुआ। तो सेट ऑफ वैल्यूज़ जिसके लिए फंक्शन को डिफाइन करा जाए उसी को डोमेन कहा जाता है। इसी बात को अगर हम लोग मैथमेटिकली लिख रहे होते तो मैथमेटिकली इस बात को लिखने का जो तरीका था वो ये था कि अगर आप ऐसे लिख सकते हैं डोमेन के लिए, नीचे वाला पार्ट आता है, domain of f is a such that a belongs to a where a, f of a belongs to f। माने किसी फंक्शन को डिफाइन करते हुए a का वो वाला वैल्यू जो सेट a से आता है तब जबकि a, f ऑफ a फंक्शन का ऑर्डर्ड पेयर हो, दिस इज कॉल्ड द डोमेन। या बहुत सिंपल सी बात है, किसी फंक्शन को जब a से लेकर b में डिफाइन करा गया है तो सेट a का वो वाला वैल्यू जिनके लिए फंक्शन डिफाइन हो जा रहा है दैट इज कॉल्ड डोमेन। इस बात को याद रखें, हम इसी के बारे में बार बार चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आते हैं कोडोमेन। अगर मान लीजिए कोई एक फंक्शन f a से लेकर b में डिफाइन है और हम कोडोमेन की बात करते तो कोडोमेन सीधे सीधे जो सेट b है, सेट b इज कॉल्ड कोडोमेन। ये क्वेश्चन वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो कोडोमेन कैसे देने वाला है। तो सेट b सीधे सीधे कोडोमेन कहलाता है। अगर रेंज की बात की जाती तो रेंज के लिए आप लिख सकते हैं कि सेट ऑफ वैल्यूज यूज्ड बाय फंक्शन एज पर द डोमेन। या अगर मैथमेटिकली लिखते तो फंक्शन के लिए जो रेंज है, रेंज ऑफ फंक्शन इज वैल्यूज ऑफ b such that b belongs to set b, तब जबकि a, f of a या f of a को ही लिखने का तरीका क्या है, b belongs to f है। तो अगर a डोमेन को रखने पर जो फंक्शन वैल्यूज़ दे रहा होता है वो बेसिकली उसकी रेंज है। एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से इसके बारे में बात करते हैं, डिटेल में इसके बारे में हम खूब बातें करेंगे कि अगर मान लीजिए मैंने एक फंक्शन f r से लेकर r में f of x = sin x डिफाइन किया होता तो sin x के लिए जो मैंने r लिखा है दिस r इज कॉल्ड डोमेन। माने x की आप कोई भी वैल्यू रख रहे होते तो sin x हमेशा डिफाइन होता तो उन वैल्यूज को ही क्या कहा जाता है, डोमेन। ये वाला जो r है दिस r इज कॉल्ड कोडोमेन। बिल्कुल आसान सी बात है, जो भी सेट यहां दिया जाता है दैट इज कॉल्ड कोडोमेन।
बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, तो -1 से लेकर 1 के बीच जो है वो हमेशा आंसर आने वाला है, तो ये रेंज है। हालांकि हम बात करेंगे कि कैसे ये सब आता है, लेकिन बस अभी के लिए कि -1 से 1 जो है वो उस पर्टिकुलर फंक्शन का क्या है, रेंज है। तो इन तीनों बातों को आपको एक साथ याद रखना है कि डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज फंक्शन ए से लेकर बी में डिफाइन होता है। सेट ए उसका डोमेन कहलाता है, सेट बी उसका कोडोमेन कहलाता है, और सेट बी की वो वैल्यूज जो हमने यूज करी है दे आर कॉल्ड रेंज। सही है, इन तीनों चीजों को ऐसे ही याद रखा जाए। नेक्स्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन, देखिए ग्राफिकली क्या है। अगर मान लीजिए, हालांकि ये बातें कुछ दिन बाद काम आती है, बट अभी से इन बातों को अपने को थोड़ा सा याद रखकर चलना है कि यार अगर मान लो कोई एक फंक्शन है, तो या किसी का भी हमने ग्राफ प्लॉट करा, तो अगर कोई कर्व है और उसका ग्राफ ऐसा है कि कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस उसे एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एक्स था, 2 वाई आ रहे थे। बस समझ आती है, माने यार एक एक्स था लेकिन 2 वाई आ गए, तो 2 वाई तो यूनिकनेस खत्म हो गया, तो यूनिकनेस नहीं रहा तो इसका मतलब फंक्शन नहीं रहा। तो अगर कोई लाइन, आप ऐसे लिख सकते हैं ग्राफिकली, आप इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि ग्राफिकली इफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ग्राफिकली इफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस cuts the graph at more than 2 points, then it is not a function। माने पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाली लाइन, अच्छा वाई एक्सिस के साथ ऐसा नहीं है, वाई एक्सिस के साथ अगर पैरेलल लाइन, एक्स एक्सिस के साथ अगर पैरेलल लाइन है तो कोई दिक्कत नहीं है। माने अगर मान लो साइन एक्स ऐसा है, तो साइन एक्स अगर ऐसा है तो इसे एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल वाली लाइन कितनी भी जगह पर काटे, लेकिन वाई एक्सिस के साथ पैरेलल लाइन को हमेशा केवल एक ही पॉइंट पर काटना चाहिए। माने अगर मान लीजिए इस तरह का फंक्शन है, अगर इस तरह का कर्व है, अब आप कहीं भी कोई लाइन लाए हमेशा ही कितने पॉइंट पर कट कर रही है, एक पर, तो अब हम कहेंगे कि ये क्या है, एक फंक्शन है। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने लिखा होता कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 ऐसा है, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। शायद आप जानते हो कि एक सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 1 है। तो इस तरह का कोई एक सर्किल है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो अब देखो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन तो इसे 2 पॉइंट पर काटे जा रही है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो अगर फंक्शन नहीं है तो करा क्या जाता है, अगर आपने वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा होता, दोनों साइड स्क्वायर रूट लिए होते, तो वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता। माने अगर मैंने लिया होता वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या तो मैंने लिया होता वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव था, इसके अपर हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये नेगेटिव था तो ये इसी सर्किल के नीचे वाले हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये अब अपने आप में एक फंक्शन है। अब आप कहीं भी लाइन खींचेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल, तो वो इसे कहीं पर भी कट नहीं कर रही होगी एक से ज़्यादा बार। तो इसका मतलब किसी इस तरह की चीज़ को, इस कर्व को अपन क्या कर सकते हैं, फंक्शन भी बना सकते हैं। हालांकि इसके बारे में हम धीरे धीरे और सब बातें करेंगे, बट ये ब्रॉडली कुछ बातें याद रखी जाती है कि ग्राफिकली कैसे आइडेंटिफाई करा जाए डोमेन, रेंज और ये सब चीज़ें क्या हैं।